हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी बी। तो आज हम एक ऐसी लड़की के बारे में बात करेंगे जो 5 से भी ज्यादा इविल एंटिटीज से पोजेस थी एंड उस पे 67 टाइम्स एक्सर्सिज्म परफॉर्म किया गया था। द एक्सर्सिज्म ऑफ एमिली रोज ये फिल्म इसी लड़की की दर्दनाक कहानी को दर्शाती है। एमिली रोज का असली नाम एनालिसा मिकेल था। वो 21 सितंबर 1952 को बॉर्न हुई थी। वो एक नॉर्मल से रोमन कैथोलिक फैमिली को बिलोंग करती थी जो जर्मनी में रहते थे। उसकी 3 बहनें भी थी। उसकी फैमिली काफी रिलीजियस थी एंड सेम चीज एनालिसा ने भी फॉलो किया। काफी यंग एज से एनालिसा मासेस वगैरह अटेंड करने लग चुकी थी। वीक में वो 2 बार मास के लिए जाती। उसकी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट थी एंड कुछ भी गलती करने पे बच्चों को पनिश किया जाता। जब वो बड़ी होने लगी तो उसी दौरान वो कई रिलीजियस स्टोरीज पढ़ने लगी जो एंजल्स एंड डेविल्स से रिलेटेड होते थे। हर फेथ इन गॉड वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। बट फिर 1968 के साल में जब वो 16 ईयर्स की थी एंड अपने दोस्तों के साथ स्कूल में थी, तब अचानक से उसे सीजर्स आना शुरू हो गए। एनालिसा के दोस्तों ने बताया कि वो ट्रांस लाइक स्टेट में चली गई थी। बाद में जब उसे हॉस्पिटल में लेके जाया गया तब शी वाज डायग्नोज्ड विद एपिलेप्सी। अभी ये कंडीशन जो है वो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ये एपिसोड के बाद भी एनालिसा को कई बार सीजर्स आते रहते थे एंड इसी वजह से उसे मेडिकेशंस पे डाल दिया गया। लेटर शी वाज इवन डायग्नोज्ड विद डिप्रेशन एंड इसके लिए भी उसे मेडिसिन दिए गए। एनालिसा की फैमिली को लगने लगा कि ये सिर्फ एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, बट एनालिसा शायद से पोजेस्ड है। इस वजह से साइकेट्रिस्ट के साथ साथ एनालिसा को वो लोग प्रीस्ट के पास भी दिखाने लगे गए। जितने भी प्रीस्ट ने एनालिसा की हालत देखी, दे वर प्रीटी कन्विंस्ड कि वो पोजेस्ड है। पर ये डिमोनिक पोजीशन हटाने के लिए एक्सोर्सिज्म जरूरी था, पर उस पे एक्सोर्सिज्म नहीं किया जा सकता था क्योंकि चर्च से उसके लिए एक स्पेशल परमिशन लेना पड़ता एंड जब तक एक बिशप उसके लिए हाँ ना बोलते तो प्रीस्ट एक्सोर्सिज्म परफॉर्म नहीं कर सकता था। ऐसे करते करते कुछ साल बीत गए एंड फिर एनालिसा 20 साल की हुई, जिसके बाद तो उसकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी। कोई भी होली ऑब्जेक्ट्स जैसे क्रूसीफिक्स वगैरह वो छू भी नहीं पाती थी। एनालिसा ये भी कहती थी उसकी माँ से कि उसे डरावनी आवाजें सुनाई देती है, फिर ईविल आत्माओं की परछाई उसे नजर आती है एंड रात को कोई तो उसके दरवाजे पे खटखटा रहा होता है। ये दरवाजा नॉक करने की जो आवाज थी वो सिर्फ एनालिसा को नहीं पर उसके घर वालों को भी सुनाई देती थी। जब मेडिसिन देने के बाद भी एनालिसा की हालत सुधरी नहीं तो और भी प्रीस्ट को बुलाया गया एंड फिर 1975 के साल में एक लोकल बिशप ने 2 प्रीस्ट को परमिशन दे दिया एक्सोर्सिज्म के लिए। इस वक्त तक ऑलरेडी एनालिसा काफी मालनरिश्ड हो चुकी थी, पर ऐसी वीक हालत में भी उसमें ताकत बहुत था। वो अपनी बहनों को आराम से उठा के यहाँ वहाँ फेंकती। उसे काबू करने के लिए कई लोग लग जाते एंड डॉक्टर्स भी ये समझ नहीं पा रहे थे कि एनालिसा को हुआ क्या है एंड इतनी ताकत उसमें कहाँ से आ रही है। जिस वजह से जब इनके घर में एक्सोर्सिज्म के लिए अर्नेस्ट ऑल्ट द प्रीस्ट आए तब एनालिसा को देखते ही सेड कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि इसे एपिलेप्सी का प्रॉब्लम है, इंस्टेड डीमंस ने इसे पोजेस कर लिया है। कई बैक टू बैक एक्सोर्सिज्म किए गए एनालिसा पे पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। ये सेशंस के दौरान एनालिसा अलग अलग आवाजों में बात करती। उसका टोन, उसकी आंखों का रंग, बात करने का तरीका सब बदल जाता। जब भी इस सेशन के दौरान प्रीस्ट डीमन को उसका नाम पूछता तो हर बार अलग अलग नाम वो अपना बताता। बाद में ये कंक्लूड किया गया कि एनालिसा एक डीमन से नहीं बल्कि 5 या 6 डीमंस ने उसे पोजेस कर लिया है। ये सेशंस के दौरान एनालिसा के मुंह से लूसीफर, कीन, जूडस, लीजन, हिटलर एंड नीरो ये सब का नाम सुनाई देने लगा एंड ये भी बोला गया कि ये एंटिटीज ने उसे पोजेस किया है। अर्नेस्ट ऑल्ट के अलावा और भी एक प्रीस्ट ने एनालिसा के साथ सेशंस किए थे एंड उनका नाम था अर्नोल्ड रेंस। पर अल्टीमेटली ये सबसे कुछ नहीं हो रहा था, उसकी हालत फिर भी बिगड़ती जा रही थी। ऑलमोस्ट उस पे कुछ 67 टाइम्स एक्सोर्सिज्म के सेशंस परफॉर्म किए गए। एक वीक में 1 या 2 सेशंस ऐसे होते जो 4-4 घंटों तक चलते। ये सब के चलते एनालिसा काफी वीक पड़ चुकी थी। उसके शरीर पे कई घाव हो चुके थे एंड अल्टीमेटली उसने खाना पीना भी बंद कर दिया था, जिसके बाद 23 ईयर्स की एज में 1 जुलाई 1976 को एनालिसा की मौत हो गई। बाद में जब कॉज ऑफ डेथ का रिपोर्ट बना तब उसमें ये मालूम पड़ा कि वो इतनी ज्यादा माल नरिश्ड एंड डिहाइड्रेटेड थी कि उसकी बॉडी ने गिव अप कर दिया एंड उसके शरीर पे कई घाव थे। इवन शी हैड ब्रोकन नीज। वो बिना किसी मदद से यहाँ वहाँ चल फिर भी नहीं सकती थी एंड उसे शायद निमोनिया भी हुआ था। ये जो केस है वो स्टेट ने लाइटली नहीं लिया एंड स्टेट प्रोसिक्यूटर ने केस फाइल किया ये कहते हुए कि प्रीस्ट एंड फैमिली के नेग्लिजेंस की वजह से एनालिसा की मौत हो गई। अभी ये केस के ट्रायल्स के दौरान प्रोसिक्यूटर्स की तरफ से कई डॉक्टर्स आए जिन्होंने ये गवाही दी कि एनालिसा पोजेस नहीं थी, उसको एक मेंटल कंडीशन था, बट उसका जो डायग्नोसिस हुआ था वो गलत हुआ एंड इसी वजह से मेडिसिन उस पर काम नहीं कर रहे थे। कई लोग ऑफ रिकॉर्ड्स ये भी कहने लगे कि बचपन में जो एनवायरनमेंट में वो बड़ी हुई थी वो थोड़ा स्ट्रिक्ट था, गलती करने पे उसे पनिश किया जाता एंड काफी कम उम्र से ही वो इतनी सारी किताबें पढ़ने लगी थी अबाउट एंजल्स एंड डीमंस कि कहीं ना कहीं उसके दिमाग ने ये बातों को सच मान लिया था। इस वजह से वो एक्सोर्सिज्म के दौरान लूसीफर, कीन, जूडस जो नाम उसने कभी ना कभी पढ़े थे वो ले रही थी।
दूसरी तरफ डिफेंस ने फैमिली एंड प्रीस्ट को डिफेंड करते हुए ये बोला कि जर्मनी में हर पर्सन को अपना रिलीजियस बिलीफ प्रैक्टिस करने का हक है। तो प्रीस्ट के पास फैमिली आई थी जिन्हें लगा था कि वो डेमोनिक पोजीशन है, इस वजह से उन्होंने इतने सारे सेशंस किए। उसके अलावा कोर्ट रूम में ये सेशंस के साउंड रिकॉर्डिंग्स भी सुनाया गया एंड उसमें कैसे एनालिसा की आवाज बदल रही थी एंड ज्यादा डरावनी हो रही थी, ये सब सुनाई दे रहा था कि कैसे वो चिल्ला रही है एंड अलग अलग आवाज निकाल के अलग अलग लोगों की तरह बात कर रही है। ये सब ने सुना और इतना सारा जब एविडेंस पेश किया गया तो उसके बेसिस पे जूरी ने ये डिसाइड किया कि फैमिली एंड प्रीस्ट गिल्टी है। पर इवन तो सब गिल्टी थे पर उनको अलग अलग सजा हुई। जो प्रीस्ट थे उन्हें 6 महीने की सजा दी गई एंड फैमिली को कुछ सजा नहीं दी गई, ये कह के कि ऑलरेडी फैमिली काफी कुछ झेल चुकी है डॉक्टर्स एंड प्रीस्ट के पास जाके एंड उन्हें अपनी डॉटर की एक्चुअल में फिक्र थी, इसलिए वो यहाँ वहाँ जाके मदद लेने की कोशिश कर रहे थे। तो इस वजह से उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया जा सकता। तो ये थी एनालिसा की स्टोरी। आज भी कई लोग इसे डिमोनिक पोजीशन की ही कहानी मानते हैं, पर साइकियाट्रिस्ट इसे एक मेंटल कंडीशन का नाम देते हुए आए हैं। एनालिसा ने ये सब के बीच में काफी सफर किया। हालांकि ये सब 1976 में हुआ था, स्टिल आज भी जर्मनी में इसके बारे में चर्चा होती है। सो या दैट्स इट। ये कहानी के बारे में आपका क्या कहना है या हमें ज़रूर बताना एंड इफ़ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।